नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं भारत के संदर्भ में कर्नल बिस्ट बोल रहा हूँ। आज मैं आपको भारत में जो भी थोड़ी बहुत अफवाहें चल रही हैं, र्यूमर्स, उनके बारे में कुछ बताऊंगा। देखिए, र्यूमर मॉन्गर्स होते हैं एक जो र्यूमर्स पैदा करते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा र्यूमर शूटर बनने की। तो मैं सारे र्यूमर्स को आज धरातल पर जितने भी र्यूमर्स हैं, बड़े बड़े र्यूमर्स, उनको मैं आज शूट करूंगा। इससे पहले मैं आपको कोरोना के बारे में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, लॉकडाउन क्यों ज़रूरी है, आपदा प्रबंधन कोरोना के संदर्भ में कैसे किया जाता है, लॉकडाउन को कैसे रिलैक्स किया जाता है, इसके लीगल इम्प्लीकेशन क्या हैं जो भी गलतियां लोग कर रहे हैं, और पिछली बार मैंने आपको आर्थिक हालत पर क्या फ़र्क पड़ेगा व्यक्तिगत लेवल पर, परिवार लेवल पर और राज्य या देश के लेवल पर, वो मैंने आपको बताया था। तो आज जैसा मैंने आपको कहा कि मैं र्यूमर शूटर की तरह र्यूमर्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला र्यूमर कि लोग कहते हैं बड़ा कन्फ्यूजन है देश में, भारत में कोई कन्फ्यूजन नहीं है देवी और सज्जनों। हर राज्य के नेता को, हर राज्य के लोगों को और मेडिकल, पुलिस और सफाई वाली टीम को सबको मालूम है क्या करना है, इसलिए कन्फ्यूजन कहीं कोई नहीं है, पहला रूमर। दूसरा, टेस्ट के बारे में। देखिए, टेस्ट होता है उसकी संदर्भ में, उस मामले में जब कोई डाउटफुल केस होता है। अदरवाइज़ तो टेस्ट डेली, हर आदमी का डेली टेस्ट होता रहेगा। मुझे आज डाउट हो गया, आज भी टेस्ट कराऊं, फिर 2 दिन बाद फिर डाउट हो गया, फिर टेस्ट कराऊं, ऐसा नहीं होता है। डाउट किसको होता है? डाउट एक तो पेशेंट को खुद होता है, और जब वो हॉस्पिटल में रिपोर्ट करता है तो डॉक्टर को डाउट होता है कि इसका टेस्ट करना है कि नहीं करना है। अगर उसको डाउट होगा कि इसका टेस्ट करना है तो तभी वो टेस्ट करेगा। तो ये दूसरा मामला है। जहाँ तक टेस्ट का मामला है, टेस्ट भारत में बहुत सही तरीके से, बहुत अधिक मात्रा में हो रहे हैं, और हर टेस्ट में खर्च भी होता है, ये भी आप जानते हैं। और 5 लाख से अधिक टेस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो इसलिए टेस्ट का जो लोग कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं वो भूल जाएं। देश में टेस्ट के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो सकता। तीसरा, वेंटिलेटर्स की कमी के बारे में कुछ आवाज़ें आ रही हैं। देखिए, ऐसा है, वेंटिलेटर्स की आवश्यकता बहुत देर वाली स्टेज में पड़ती है। लोगों को अधिकांशतया 95% तो जब भी वो कष्ट में हो, इस प्रकार की बीमारी का उनको अंदेशा हो, सीधे हॉस्पिटल जाएं। तो 95% लोग या तो क्वारंटाइन में रहते हैं या ऑक्सीजन सपोर्ट में रहते हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट माने खाली सिलेंडर से ऑक्सीजन लगा देना नाक पर, ताकि वो उसको ऑक्सीजन सही मात्रा में मिलती रहे। जो वेंटिलेटर होता है वो बहुत कम परसेंट, 5% केसेस में इस्तेमाल होता है, और वेंटिलेटर्स लगाना कोई इतना आसान भी नहीं है। हर एक वेंटिलेटर पे कम से कम 2 नर्सें होती हैं, वो 2 स्टाफ उस पर ज़रूरत पड़ती है, और एक डॉक्टर की भी साथ में ज़रूरत पड़ती है। तो जो वेंटिलेटर में चले जाते हैं, अधिकांशतः आपने देखा भी होगा, 50% तो वापस भी नहीं आते हैं। तो इसलिए वेंटिलेटर्स के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देश में बहुत वेंटिलेटर हैं और सही इलाज चल रहा है, ये मैं आपको बता दूँ मेडिकल डिपार्टमेंट का कार्यकर्ता होने के नाते। उसका अगला मैं आपको ये बताना चाहता हूँ डीए के बारे में। देखिए, डीए एक ऐसी चीज़ है, डीए जो मिलने वाला है, मतलब डीए के बारे में मांग मुझे कभी कभी बड़ी समझ में नहीं आती कि बड़े बड़े नेता भी डीए के बारे में बोलने लगे हैं। जो अंडा अभी पैदा नहीं हुआ उसकी मांग को लेकर लोग कोर्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, डीए जब ड्यू होगा तब ना। भाई, दिसंबर में तो शुरू हो गया था कोरोना, जनवरी से 2021 जून तक की बात चल रही है, 2021 तक की बात चल रही है। तो ये तो जब डीए जब ड्यू होगा, मिलने वाला होगा, तब की बात है ना। अभी तो आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है। तो लिहाजा ऐसे मामले में आप जो चीज़ आने वाली है उसका कैसे अंदाज़ लगा सकते हैं? भाई, देश में डीए मतलब महंगाई भत्ता, महंगाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी इसका आपको कैसे पता? तो इसलिए ये भी एक र्यूमर है, इस पर भी लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट को संज्ञान है हर बात का, वो जो भी डिसीजन देंगे सही देंगे। ये अगला र्यूमर है।
चौथा 5वां र्यूमर है कि भाई मृत्यु दर के बारे में। देखिए, मृत्यु दर भारत के संदर्भ में 100 में से 3 पेशेंट मर रहे हैं। 100 में से 3 मर रहे हैं, 20 के लगभग ठीक हो रहे हैं, 77 के लगभग भर्ती हैं। ये है सिचुएशन। बहुत अच्छी सिचुएशन है, कोई बहुत ख़राब सिचुएशन नहीं है। दुनिया के संदर्भ में इटली में अगर 10 लाख में से 400 लोग मर रहे हैं, अमेरिका में 10 लाख में से अगर 200 से कम लोग मर रहे हैं, तो भारत में 10 लाख में से सिर्फ 4 लोग मर रहे हैं। इसका सीधा मैं आपको हिसाब ये बता देता हूँ कि आज की तारीख में अगर 750 लोग मर चुके हैं और 31 या 32 दिन पूरे हो चुके हैं, तो आप एवरेज ये अंदाज़ लगा लो कि हर दिन करीब 28 लोग मर रहे हैं पूरे देश में। तो 30 के लगभग राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेश हैं। इसका मतलब अंदाज से आप ये लगा लीजिए हर राज्य में एक व्यक्ति मर रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चिंता का विषय ये है कि महाराष्ट्र में 325 से अधिक लोग मर चुके हैं। तो मतलब आधे के लगभग तो करीब महाराष्ट्र से ही हो रहे हैं। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। वैसे भी हम जानते ही हैं, इसमें कोई र्यूमर की बात नहीं है। खिचड़ी सरकार जहाँ होती है वहाँ थोड़ा बहुत इस प्रकार का कष्ट होता है कि डिसीजन लेने में परेशानी होती है। सही डिसीजन सही टाइम पर नहीं ले पाते लोग। प्लाज्मा थेरेपी एक और र्यूमर। प्लाज्मा थेरेपी, यस, प्लाज्मा थेरेपी होती है। जब आपको मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ, जब प्लाज्मा उसको कहते हैं, जब ब्लड जम जाता है तो जो RBC, WBC, प्लेटलेट होते हैं वो तो अलग हो जाते हैं, और जो पानी जैसा बच जाता है उसको कहते हैं प्लाज्मा। उसमें एंटीबॉडी डेवलप हो जाती हैं उस केस के जिसमें जो कोरोना से ठीक हो जाता है। तो उस प्लाज्मा को जिसमें एंटीबॉडी ऑलरेडी इसकी अवेलेबल हैं, उससे अगर उसका प्लाज्मा दूसरे बीमार को दिया जाता है, ये कह रहे हैं कि भारत के संदर्भ में करीब 4-5 दिन में व्यक्ति सही हो जा रहा है। तो ये कोई र्यूमर नहीं है। इसमें 3 डॉक्टर और 4 अपने नर्सिंग ऑफिसर्स इस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और इसमें भी काफ़ी सफलता हमारे देश में मिली है। अब मैं बात करता हूँ आपको टेम्परेचर की। यस, अगर टेम्परेचर 30 से ऊपर चला जाएगा तो डेथ रेट कम हो जाएगा और कोरोना भी कम हो जाएगा। वैक्सीन देखिए, भारत कोशिश कर रहा है, USA कोशिश कर रहा है वैक्सीन बनाने की, चाइना कोशिश कर रहा है। इसको जल्दी से सफलता मिल रही है, ये देखने वाली बात है। तो लिहाजा अभी आप वैक्सीन के पीछे मत पड़िए। वैक्सीन अब कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि भाई जादू किया तुरंत निकल गया। उसके लिए टेस्ट करने पड़ते हैं, फिर वेटिंग टाइम होता है उसका। एक जगह टेस्ट नहीं, सैकड़ों जगह टेस्ट होते हैं, और सैकड़ों ग्रुप के लोगों में टेस्ट होते हैं, ब्लड ग्रुप के लोगों में टेस्ट होते हैं। तो इस प्रकार से वैक्सीन का मामला हो गया। तो ये करीब 8 र्यूमर्स तो मैंने आपको गिना दिए। अब 9वां र्यूमर ये है कि तबलीगी जमात की गलती। यस, तबलीगी जमात की गलती थी, लेकिन अब तो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। सारे मुसलमान तो गलत नहीं है भाई, समझ भी रहे हैं, गलती मान भी रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं, और मर भी अधिक वही रहे हैं। भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। मर भी रहे हैं, ये भी बात सही है, बट हमें थोड़ी कोई खुशी थोड़ी है इस बात की। तो अधिकांश लोग सही हो रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। इवन जो ठीक हो रहे हैं वो प्लाज्मा थेरेपी में भी सहयोग कर रहे हैं। तो ये मैं पूरी भ्रांति मिटा देना चाहता हूँ देश से, कि देश में लोग ये सोच रहे हैं कि सारे मुसलमान ख़राब हैं। तबलीगी जमात के लोग, कुछ लोगों से बहुत कम परसेंट है, लेस देन 1% से भी आप कम मान लीजिए, तो 0.5% मान लीजिए आप। तो उन लोगों ने जो गलती की थी उसको भूल कर अभी सब सही चल रहा है। तो इस भ्रांति को भी आप ज़्यादा फैलाने की कोशिश न करें। और जो लोग ये आप बता रहे थे कि सलाइवा थूक के, ये भी मात्रा कम हो गई अभी, क्योंकि लोगों को इसके कानूनी क्या रिपरकशन हैं, क्या परिणाम होंगे कानूनी तौर पर, उनको समझ में आ गया है। तो अभी ये सब अपराध भी करने बंद हो गए, कम कर दिए हैं उन लोगों ने। और 10वां जो है इंस्टॉलमेंट के बारे में, कि भाई आपको फीस देनी पड़ेगी तो इंस्टॉलमेंट में देनी पड़ेगी। कर्ज का इंस्टॉलमेंट से दिया जाएगा, थोड़ा डिले भी हो जाएगा, 3 महीने 4 महीने आपको कोई 3 महीने तक आपको कोई वो भी नहीं पड़ेगा, क्या कहते हैं, ब्याज। ये बात सही है, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। अधिकतर कोशिश कीजिए कि आपको महीने में जो भी ड्यू आपका होता है, चाहे वो बस का किराया हो, बच्चे की स्कूल की फीस हो, या आपके ब्याज का लोन का ब्याज लिया हो उसका ब्याज देना हो, तो इंस्टॉलमेंट देना हो, अगर आप समय समय पर देते जाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा।
अगर आप डिले करते जाएंगे 3 महीने बाद तो फिर और मुसीबत बढ़ जाएगी। इसलिए आपको एडवाइस है, बाकी आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। मेरी आपके साथ कोई क्षमता नहीं है तो ऐसा करो, जरूरी नहीं है कि हर आदमी के पास पैसा हो। अगला र्यूमर 11वां र्यूमर, बेड की कमी है। कोई बेड की कमी नहीं है, पेशेंट बहुत कम हो गए हैं, हॉस्पिटलों में बेड खाली पड़े हुए हैं और इसलिए ज़्यादा बेड कम है, इस पर भी कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। अगला साबुन और सैनिटाइज़र बहुत ज़रूरी नहीं है, अगेन दोबारा बताना चाहता हूँ आपको। साबुन से आराम से जो वायरस है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ, वायरस कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये एक प्रकार का फैट है। बॉडी में ज्यों ही घुसता है तो एक केमिकल रिएक्शन पैदा करता है हमारी बॉडी में और उससे ये बीमारी हो जाती है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि साबुन से हाथ धोना, कम से कम 30 सेकंड तक आप आराम से बिल्कुल रगड़ के हाथ धोइए और उसके बाद जब भी आप बाहर निकलें तो मास्क पहनिए। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, 100% ज़रूरी है। क्योंकि मुंह के रास्ते जाएगा अगर वायरस तो वो आपके गैस्ट्रिक जूस में जाएगा पेट में और गैस्ट्रिक जूस को मार देगा। स्ट्रिप्सिन, अमाइलोप्सिन 3 प्रकार के गैस्ट्रिक जूस होते हैं जो एसिडिक होते हैं नेचर में। वो वायरस को अगर पेट में गले के रास्ते जाएगा तो मार देगा, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने मास्क नहीं पहना हो और अगर वायरस नाक के रास्ते चला गया तो वो सीधे फेफड़े में जाएगा, उसको फेफड़े में मारने वाली कोई चीज़ नहीं है। वो वहाँ अपना रिएक्शन पैदा करेगा। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो था नहीं, वो फैट का कोई एक ऐसा टुकड़ा था जिसको वायरस कहते हैं। तो ये आप मान के चलिए। तो ये 12वां जो र्यूमर है ये भी मैं आपके सामने ख़त्म कर देता हूँ। अब 13वां र्यूमर ये है कि भाई लोगों की नौकरी चली जाएगी। कोई नौकरी नहीं जाती। अगर किसी दुकान में 10 लोग काम करते हैं तो 5 लोगों को आज काम पर बुलाइए, 5 लोगों को कल बुलाइए, फिर जो परसों आज आए थे उनको परसों बुलाइए, फिर नरसों बुलाइए। भाई सबको इसी प्रकार से थोड़ा धंधा भी मिलता रहेगा और हो सकता है समय आने पर ऊपर वाला सुनेगा तो आपका भी भला हो जाएगा, उन 10 लोगों का भी भला हो जाएगा। तो ये एक कन्फ्यूजन है, इसको भी क्लियर कर देता हूँ। और इसके अलावा एक कन्फ्यूजन ये है कि 26,000 पेशेंट हो गए हैं जी। यस, 26,000 पेशेंट हो गए हैं देश में और ये बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए अभी अनुशासन की बहुत ज़रूरत है। हालांकि दुकानें खुल रही हैं, रिलैक्सेशन भी होगा लॉकडाउन में, लेकिन अनुशासन व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा ये सारे कन्फ्यूजन मैंने आपके दिमाग से क्लियर कर दिए हैं। अब इस पर ज़्यादा और कन्फ्यूजन या और र्यूमर्स समाज में फैलाने की कोशिश न करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार देवियों संजरो वंस अगेन, और आप स्वस्थ रहें, सेफ रहें, यही हमारी कामना है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।